क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश। आज हम बात करते हैं जो बोर्ड पेपर में क्वेश्चन नंबर 8 आता है 10th में, वो डू एज डायरेक्टेड का आता है, जिसमें 7 क्वेश्चंस दिए रहते हैं। उनमें से हमको 5 जो है करना होता है। तो 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं। तो आज डू एज डायरेक्टेड के क्वेश्चन समझते हैं। ये क्वेश्चन वही हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो चलिए एक तरफ से देखते हैं इनको। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ही डिड हिज वर्क वेल, और इसको हमको किस में चेंज करना है? निगेटिव में। तो निगेटिव में चेंज करने के लिए देख लेते हैं यहाँ पर जिनमें वर्ब नहीं दिया होता है। वर्ब नहीं देने का मतलब सहायक क्रिया कुछ जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में और पास्ट इंडिफिनिट में अफर्मेटिव में सहायक क्रिया नहीं होती है, दिखाई नहीं देती है। उनमें जो सहायक क्रिया होती है वो क्या होता है? डू, और ये क्या होता है? डज, और क्या होता है? डिड। बस इन 3 चीज़ों को ध्यान रखना है और इसके साथ ही हमको निगेटिव बनाना होता है। और इनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक डू है, एक डज है और एक डिड है। अब हमको क्या लगाना है? इनके साथ में क्या लगेगा? नॉट, यदि निगेटिव बनाएंगे। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि डू नॉट लगेगा कि डज नॉट लगेगा कि डिड नॉट लगेगा? तो इसमें सीधा सीधा है, पहले सेंटेंस को पढ़ लेना है और सेंटेंस को पढ़ने के बाद इसमें वर्ब देखना है कि ये किस फॉर्म में है। ये जो वर्ब डू डिड है ये डू का सेकेंड फॉर्म है। तो जब सेकेंड फॉर्म होता है तब जान लेना चाहिए कि ये पास्ट का है। और पास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है पास्ट सिंपल का, वो निगेटिव का ऐसा होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर साथ में क्या होता है? डिड, और साथ में क्या होता है? नॉट होता है, और साथ में क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और होता है क्या? ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब इसको हम देखते हैं कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट ही है, ही को वैसे ही हम उतार दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर सहायक क्रिया नहीं है, उसकी जगह हमको क्या लिखना है? डिड नॉट। तो ये हम लिख दिए डिड नॉट। और डिड नॉट के बाद यहाँ पर स्ट्रक्चर में क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो हमारे पास वर्ब क्या है? डिड, और डिड का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? डू। तो यहाँ पर डू लिख देंगे, बाकी सारी चीज़ों को हम इस तरह से उतार देंगे। तो इसमें गलती नहीं करना है। अक्सर केवल डिड के आगे नॉट लगा के आ जाते हैं। तो डिड नॉट और साथ में क्या लगेगा? डू। इस स्ट्रक्चर से हमको काम करना है। और ये 3 ही ऐसे हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, डू वाले, डज वाले और डिड वाले। तो जो डू होता है वो यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ दिया होता तो हम डू नॉट लगा देते। यदि वर्ब के साथ एस एस लिखा होता तो डज नॉट लगा देते। और यदि सेकेंड फॉर्म है तो डिड नॉट लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डिड का हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ फॉलो होता है, इसको समझना है। चलिए हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसके देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है दे आर सेलिंग देयर हाउस, और इसका क्या चेंज करना है? चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसमें मैं टेंस बदलने वाला और सेंटेंस बदलने वाले वीडियो डाल चुका हूँ, आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यदि हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बदलते हैं और आपको ये सेंटेंस दिया है तो सबसे पहले इसमें हमको सहायक क्रिया और क्रिया को छांट लेना है कि इस सेंटेंस में क्रिया और सहायक क्रिया क्या है। छांटने के बाद हमको ये देखना है कि जब हम टेंस बदलेंगे तो यही 2 चीज़ बदलती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर में आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो सहायक क्रिया होता है वो होता है क्या? हैज, और साथ में क्या होता है? या ऑब्लिक में लिख देता हूँ यहाँ पर, हैव, और होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर होता है। तो यही चीज़ हमको चेंज करना है, जो हम यहाँ पर ये ब्रैकेट बनाए हैं उसमें से चेंज करना है। तो चलिए जो ये सहायक क्रिया है तो हमको हैज और हैव में से देखना कि क्या लगेगा। तो यहाँ पर दे है तो ये प्लूरल फॉर्म की नाउन है, इसलिए यहाँ दे की जगह पर हम क्या यूज करते हैं? दे के साथ हैव। तो यहाँ पर हैव लगा दी स्ट्रक्चर के साथ। फिर ये बोलता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सेलिंग का जो है या सेल का जो थर्ड फॉर्म है वो क्या होता है? सोल्ड। बाकी इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा हमको वैसे ही कॉपी कर देना। इस तरह से हमको ये चेंज करना है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 3rd नंबर का क्वेश्चन है ही टीचेस हिंदी, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब हम इसको पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो
तो यहाँ उल्टा लिखने की कोशिश करिए हिंदी। अब हिंदी के बाद यहाँ पर जो फार्मूला होता है ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का ये सेंटेंस है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में इज लगता है, फिर साथ में या तो आर लगता है या फिर क्या लगता है एम लगता है, और वर्ब का क्या लगता है थर्ड फॉर्म। तो चलिए यहाँ पर इसी को फॉलो करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या लिख दिया हिंदी। अब हिंदी के साथ हमको देखना है कि ये तीन सहायक क्रिया में क्या लगेगा। तो ये तीनों सहायक क्रिया में हिंदी जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है इज, तो यहाँ पर इज लगा दिए। फिर हमको क्या देखना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो टीचर्स का जो टीच का थर्ड फॉर्म होता है वो क्या है टॉट, और फिर बाय, और जो ही है ये सब्जेक्ट है, ही का जो ऑब्जेक्ट होता है हिम, इसको ऑब्जेक्ट बना देना है। इस तरह से हमको सेंटेंस उल्टा चलना है। तो उल्टा चलने के स्ट्रक्चर में हमको फॉलो करना है। तो पहले हम ये हिंदी लिखे, फिर इसके बाद हम सहायक क्रिया देखेंगे कि इज आर एम क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर ये यदि इंडिफिनिट का है तो इज लगा दिए, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय लगा करके ये जो है इसका ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इस तरह से हमको पैसिव वॉइस चेंज करना है। पैसिव वॉइस का भी वीडियो पड़ा है, आप उसका बेसिक रूल समझना चाहें तो उसको अच्छे से देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं चौथे वाले क्वेश्चन में, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज। अब इसमें टॉयज बनाने के लिए पैसिव वॉइस हमको चेंज करना है। तो फिर हम यहाँ से देखेंगे, ये हमको पहले लिखना है, हम ये लिख लिए टॉयज। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो स्ट्रक्चर होता है उसमें लगता है या तो एम लगता है, फिर साथ में इज लगता है, या फिर क्या लगता है आर लगता है, और इसके साथ यदि वर्ब में आईएनजी लिखा है तो उसके साथ क्या लगेगा बीइंग लगेगा। तो बस इतना हमको बदलना है, बाकी सारी चीज़ों तो वैसे उतार ही देते हैं। तो उल्टा हम यहाँ पर सेंटेंस को चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखे टॉयज। अब टॉयज के साथ हमको सेम सोचना है कि एम लगेगा कि इज लगेगा कि आर लगेगा। तो यहाँ पर हम टॉयज देख रहे हैं, ये प्लूरल फॉर्म का है, तो हम यहाँ पर क्या लगा दिए आर। आर के बाद हमको क्या लगाना है बीइंग, तो ये बीइंग लगा दिए। और वर्ब का हमेशा इसके साथ थर्ड फॉर्म होता है, तो मेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा मेड, और बाय लगा के फिर हम इसको लिख देंगे क्या, इसका जो सब्जेक्ट है बाय चिल्ड्रन। तो इस तरह से हमको इसका पैसिव वॉइस चेंज करना है। चलिए अब हम 5 नंबर के क्वेश्चन में पहुंचते हैं। इन द पार्क वेयर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये अनजम्बल्ड है, अव्यवस्थित है, इसको हमको अरेंज करना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो अंग्रेजी में जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है एस सब्जेक्ट का, हेल्पिंग वर्ब का, फिर मेन वर्ब का, और फिर क्या होता है ऑब्जेक्ट का। इस स्ट्रक्चर को हमको फॉलो करना है। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन हो गया चिल्ड्रन, तो सबसे पहले चिल्ड्रन आएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को देख लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब वेयर प्लेइंग, तो ये वेयर प्लेइंग आ गया। इसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या खेल रहे हैं फुटबॉल, तो फुटबॉल, और फुटबॉल लिखने के बाद जो भी सेंटेंस का और बाकी हिस्सा है वो हम पीछे लिख देंगे इन द पार्क। इस तरह से हमको इसका सेंटेंस बनाना है। इसके बाद हम आ जाते हैं 6वें नंबर के प्रश्न में। 6वां प्रश्न है सी शट द डोर चेंज इनटू निगेटिव। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि ये वर्ब क्या है, और मैं बताया कि जिसमें सहायक क्रिया न दिखे उसमें आपको सोचना है कि निगेटिव बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे, या तो डू लगाएंगे, या डज लगाएंगे, और या क्या लगाएंगे डिड, और साथ में क्या लगाएंगे नॉट। ये उनके लिए है ये रूल जिनमें हमको सहायक क्रिया दिखाई नहीं देती है। तो अब हम इसको पहले पता करें कि ये किस टेंस का है। यदि ये प्रेजेंट का होता तो सी के साथ वर्ब के साथ यस ईएस लगा होता, तो यहाँ पर तो यस लगा नहीं है। इसका मतलब ये जो सट है ये प्रेजेंट टेंस का नहीं है, माने फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये कौन सा फॉर्म हो गया सेकंड। अब जब सेकंड फॉर्म है तो हमको समझ लेना है कि हमको डिड लगाना है। तो डिड नॉट लगा करके और उसका हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, तो सी, फिर इसके बाद यहाँ डिड नॉट, और सट को सट ही उतार दिए। लेकिन इन दोनों सट में अंतर है, ये सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, और ये द डोअर, क्योंकि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। इस तरह से हमको निगेटिव बनाना है। अब हम 7वें नंबर के प्रश्न में पहुंचते हैं। ही इज़ टू वीक टू गो टू द स्कूल। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में हमको ये देखना है कि हमको इस सेंटेंस में करना क्या है, सो लगाना है, दैट लगाना है। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ये टू है और ये टू है, पहले ये हमको देखना है।
तो देखने के बाद हमको ये समझना है कि इस टू की जगह हम सो लिखेंगे, और सो लिखने के बाद यहाँ दैट, और इसके बाद इसमें ही कैन नॉट भी जोड़ा जाता है, ही कैन नॉट। ये हम शुरू का जो है क्या कहना चाहिए सब्जेक्ट, उसको देख के हम करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ही लिखा है तो यहाँ ही कैन नॉट लिखेंगे, और यदि सी लिखा है तो सी कैन नॉट, यू लिखा है तो यू कैन नॉट। इस तरह से हमको यहाँ पर देखना है। तो हमको देखना है इस टू की जगह तो हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, सो, और इस टू की जगह हम इतना लिखे हैं दैट भी जोड़े हैं और साथ में ही कैन नॉट भी जोड़े हैं, इस तरह से। तो यहाँ पर इतना आसान नहीं है कि केवल टू की जगह, इस टू की जगह सो लिख देंगे, इस टू की जगह दैट लिख देंगे, सेंटेंस बन जाएगा, गलत हो जाएगा। इस छोटे वाले टू की जगह पर हमको दैट ही कैन नॉट हमको जोड़ना पड़ेगा, या फिर यदि वाज लिखा होगा तो कुड नॉट जोड़ देंगे। तो कहना चाहिए कि यहाँ हमको ध्यान देना दैट ही कैन नॉट या ही सी कैन नॉट, इस तरह से हमको जोड़ना होता है, तब ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। चलिए अब हम देखते हैं 8 नंबर में। फिर से हमारे पास यही हो गया टू, तो ये टू, तो टू की जगह तो हम यहाँ पर सो लिख देंगे सेंटेंस में, बाकी चीज़ें उतार दिए हैं। फिर जब ये आया तो हमको दैट तो लिखना ही है, लेकिन दैट के साथ हमको जोड़ना है ही कैन नॉट। तो यहाँ पर हम दैट और ही कैन नॉट इतना एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, ये किसकी जगह पर, इस टू की जगह पर। अब बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर उतार देना है। तो फिर से बता देता हूँ, यदि यहाँ पर वाज होगा तो कुड नॉट लिखेंगे, यदि यहाँ पर ही की जगह सी होगा तो सी कैन नॉट लिख देंगे, यू होगा तो यू कैन नॉट लिख देंगे, लेकिन इतना हमको लिखना है, दैट के आगे ही कैन नॉट, यू कैन नॉट, सी कैन नॉट या कुड नॉट, ऐसे हमको लिखना होता है। इसके बाद हम आठ जाते हैं 9वें नंबर के प्रश्न में। तो 9वां प्रश्न क्या है, द बॉय इज़ माई फ्रेंड, द बॉय हैज़ वन द प्राइज़। अब यहाँ पर हमको किससे कंबाइन करना है, हु से। तो यहाँ से पूरा उतार देंगे द बॉय। अब द बॉय के बाद यहाँ पर हमको इसका क्लॉज जोड़ देना जो हमको यहाँ पर लिखा है हु, और इस सेंटेंस को पूरा उतार देना, द बॉय हु हैज़ वन द प्राइज़, ये पूरा हम लिख देंगे। इसका फुल स्टॉप भी यहाँ पर हटा देंगे। फिर इसके बाद द बॉय लिख चुके हैं, इसको हमको नहीं लिखना है। इसके बाद जो बचा इज़ माई फ्रेंड करके यहाँ फुल स्टॉप लगाना है। इस तरह से हमको हु के साथ सेंटेंस को कंबाइन करना होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 10वें क्वेश्चन में। तो 10वां क्वेश्चन इसका क्या है, देख लीजिए, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। और हमको इससे इफ से हमको इसको रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर अनलेस है और साथ में हम नॉट यहाँ देख लेंगे, यहाँ ये विल नॉट है, वॉन्ट लिखा मतलब ये क्या है, विल नॉट है। तो यहाँ पर हमको दो चीज़ें करना है, यहाँ से अनलेस हटाना है, तो उसकी जगह पर हम इफ़ लिख दिए हैं, पूरा सेंटेंस उतार दिए हैं। इसमें विल नॉट था तो यहाँ पर हम केवल क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे। इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, यदि आप चाहें तो इसका दूसरा फॉर्मेट भी होता है, इफ़ है, इसके बाद यहाँ पर हमको देख लेना है कि ये जो वर्ब है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इफ़ और यहाँ पर यू लगाएंगे और साथ में क्या लगाएंगे, यू के आगे डू नॉट वर्क हार्ड, डू नॉट वर्क हार्ड, और बाकी सारी चीज़ें ऐसे उतार देंगे, तब यहाँ नॉट नहीं हटाएंगे। तो दो तरह के इसके सेंटेंस बना सकते हैं। तो सिंपल बनाइए, यहाँ अनलेस की जगह इफ़ लगा देना, यहाँ से नॉट हटा देना है, इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके 11वें नंबर के क्वेश्चन में। तो 11वां क्वेश्चन क्या है, वर्क हार्ड यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर हमको और लगाना है, तो ये सिंपल सा है, वर्क हार्ड लिख दिए हैं, जहाँ पर ये फुल स्टॉप है इसको हटाए हैं, इसकी जगह पर क्या लिख दिए और ये पूरा उतार देने हैं, यू का हम जो वाई है उसको इस्तेमाल कर देंगे, फुल स्टॉप लास्ट में ही लगेगा। इस तरह से हम इसको और लगाकर लिख सकते हैं। इसके बाद 12 नंबर का है, फिर इसमें क्या आ गया, टू, और ये क्या हो गया, टू। तो यहाँ पर फिर से टी इज सो, इस टू की जगह हम सो लिखेंगे। अब यहाँ पर दैट के साथ आई कैन नॉट या ही कैन नॉट, ये कुछ हम जोड़ सकते हैं। दैट के साथ यहाँ पर दैट आई कैन नॉट ड्रिंक, तो यहाँ पर दैट भर नहीं लगेगा, दैट के साथ आई कैन नॉट भी लगेगा, और ड्रिंक इस तरह से पूरा उतार देंगे। अब आ जाते हैं हम 13वें नंबर के प्रश्न में। तो 13वां प्रश्न है, देख, इफ़ सी डज नॉट कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर। अब यहाँ भी हमारा काम क्या हो गया,
इसको अनलेस को हटा करके इफ़ लगाना है। तो सिंपल सा मैं बताया हूँ, ये इफ़ ढूंढो सेंटेंस में, इसके बाद यहाँ पर डज नॉट ढूंढ लो। अब इनको हटा देना है क्योंकि अनलेस का मतलब इफ़ और नॉट होता है, बाकी सारी चीज़ों को उतार देना। तो चलिए इफ़ की जगह पर हम क्या लिख दिए, अनलेस, और सी करके पूरा यहाँ पर हम उतार देंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि जैसे ये डज हटेगा वैसे वर्ब के साथ यस या जुड़ जाता है, यस ई एस। तो यहाँ पर कम था, ये क्या हो जाएगा, कम्स। तो दो चेंजेस आ रहे हैं इस सेंटेंस में, एक तो इफ हटा, डज नॉट हटा, और वर्ब के साथ क्या जुड़ गया, एस ई एस। तो इस तरह से इसका सेंटेंस बनेगा, बाकी सारी चीज़ों को उसी तरह से उतार देंगे। इसके बाद 14वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑनेस्ट पर्सन ओल्ड मैन वॉज। तो यहाँ पर पूरा पैटर्न वही मैं बताया कि पहले सब्जेक्ट होता है, फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर मेन वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ये पैटर्न होता है सिंपल सेंटेंस का। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, तो ओल्ड मैन। यहाँ पर सेंटेंस क्या है, ओल्ड मैन। तो इसमें हम एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ ओल्ड मैन सिर्फ लिखा है, द तो लिखा ही नहीं है, तो हम द यहाँ नहीं लगाएंगे, द को हटा देता हूँ। सिर्फ यहाँ पर क्या रहेगा, ओल्ड मैन। यदि ओल्ड मैन के साथ द लिखा होता तब हमको लगाना है, इसी सेंटेंस का यूज़ करें। ओल्ड मैन ये सब्जेक्ट हो गया, फिर वाज ये सहायक क्रिया हो गई। अब बाकी सेंटेंस का एन ऑनेस्ट पर्सन, इस तरह से हमको यहाँ पर बताना है, इसको अरेंज करके हमको लिख देना है। चलिए अब हम 15 नंबर के क्वेश्चन में पहुँचते हैं। ही हैज़ टेकन टी। अब इसका हमको क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं, सहायक क्रिया सामने लिख देते हैं और ये पूरा सेंटेंस उतार देते हैं। तो ये हैज़ सामने आ गया, ही टेकन टी और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इस तरह से हमको इसका इंट्रोगेटिव बना लेना है। तो इंट्रोगेटिव का सिंपल है, जो भी सहायक क्रिया हो उसको सामने रख देते हैं। और सहायक क्रिया केवल 2-3 चीज़ों में नहीं दिखती, डू वाले में, डज वाले में, डिड वाले में, बाकी सहायक क्रिया दी रहती है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में, ईशान एग्रीड टू डांस विथ अस। अब इसमें सहायक क्रिया नहीं है, तो आपको फिर डू, डज, डिड के बारे में सोचना है। यदि सहायक क्रिया ना हो तो अब कब सोचेंगे, जब यहाँ पर मेन वर्ब यदि सेकेंड फॉर्म में है तो समझ लेना चाहिए डिड लगाना है। तो यहाँ पर ईशान लिखे और ये डिड नॉट लगा दिए, और एग्री का फर्स्ट फॉर्म क्या कर दिए, एग्रीड का एग्री कर दिए, क्योंकि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। और बाकी सारी चीज़ों को इसी तरह से उतार देना है। अब आते हैं यहाँ पर 17वें नंबर के प्रश्न में। तो 17वां क्या है, ही इज़ रिच, ही इज़ नॉट हैप्पी, और इसको हमको कंबाइन करना है किससे, एट से। तो बड़ा सिंपल सा है, ही इज़ रिच, और यहाँ पर फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप को हटाओ और उसकी जगह पर क्या लगा देना, एट, और बाकी सारी चीज़ों को उतार देना है। यहाँ पर ही का एच इस्तेमाल कर देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से हमको इसको कंबाइन करना है। अब 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द गार्डन हैज़ लवली फ्लावर्स, द गार्डन इज़ इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, कंबाइन यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। तो यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज से हमको कंबाइन करना है। तो रिलेटिव क्लॉज अब कौन सा लगेगा, तो यहाँ पर यदि पर्सन होता है तो हु लगता है, और यहाँ पर यदि पर्सन नहीं है, गार्डन की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या लगेगा, व्हिच। तो चलिए इसको सेंटेंस को बनाते हैं। तो यहाँ द गार्डन, और ये जो सहायक क्रिया आएगी उसके पहले ही हमको यहाँ पर क्या लगाना है, व्हिच लगा देना है। इस तरह से यहाँ पर ये व्हिच कहाँ पर लगेगा, इज के पहले। तो द गार्डन व्हिच इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस हैज़ लवली फ्लावर्स। अब द गार्डन दोबारा आएगा तो इसको हम नहीं लिखेंगे, इस तरह से हम इसका रिलेटिव क्लॉज बनाएंगे। तो फिर से देखिए, द गार्डन, फिर व्हिच इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस हैज़ लवली फ्लावर्स। इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम आगे के प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न देख लेते हैं। आई हैव नॉट सीन मोहन सिंस 6 years, करेक्ट द सेंटेंस। तो यहाँ पर देख लेते, आई हैव नॉट सीन मोहन सिंस 6 years। तो यहाँ पर करेक्ट करना है हमको सेंटेंस को, तो ये गलत है, क्योंकि जो सिंस होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब शुरुआती समय के लिए लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए मॉर्निंग है, इवनिंग है, ये। और जब नंबर दिया हो, माने पीरियड ऑफ टाइम दिया हो कि ये 6 घंटे है, 7 घंटे, 1 घंटे, गिनती दिया हो, कुल मिला के ये समझ लो, जब गिनती दिया हो तो उसके साथ सिंस नहीं लगता, बल्कि क्या लगता है, फॉर। तो हमको केवल क्या करना है, जहाँ सिंस लगा है उसकी जगह पर क्या लगाना है, फॉर, और बाकी चीज़ें उतार देना है। क्योंकि यहाँ 6 लिखा हुआ है, संख्या दी हो यदि सेंटेंस में, तो हमको समझ लेना है कि उसके पहले क्या लगेगा, फॉर, टाइम के साथ। और यदि टाइम के साथ संख्या नहीं दी है तब क्या लगता है, सिंस लगता है।
अब हम 20वां प्रश्न देखते हैं, इज़ द बेस्ट पॉलिसी बेस्ट। तो अब हम लोग जानते हैं इसको, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इस तरह से हमको इस सेंटेंस को बना लेना है। तो वही चीज़ यहाँ पर तोड़ फोड़ के लिखा है, उसको जमा के यहाँ पर लिखना है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो इस तरह से हम इसको सेंटेंस को करेंगे। इसमें सब्जेक्ट हो गया, सहायक क्रिया हो गई, बाकी सेंटेंस हो गया, इस तरह से हमको उतारना है। अब हम 21वें नंबर में पहुंचते हैं, हिंदी इज़ टॉट बाय मिस्टर सिन्हा। तो यहाँ पर हमको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में है। तो फिर से हम वही यहाँ उल्टा सेंटेंस चलेंगे। तो मिस्टर हो गया, मिस्टर सिन्हा हम उतार दिए। अब इसके बाद बाय ये हट जाएगा, तो ये जो टॉट है तो ये थर्ड फॉर्म है, तो ये इज लगा है इसलिए इंडिफिनिट में आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा टीचेस। टीचेस इसलिए कि सिंगुलर के साथ टीच के साथ ईएस लगता है। अब ये हिंदी हो जाएगा, टीचेस हिंदी। इस तरह से एक्टिव फॉर्म, ये पैसिव फॉर्म में तो पहले से दिया है, इसको हमको क्या बनाना है, एक्टिव बनाना है, उल्टा काम किया इसमें। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, चलिए 22 नंबर से फिर से देखेंगे। तो 22वां प्रश्न है, सानिया सेड आई एम मेकिंग टी चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो सानिया सैड के आगे हम लगा दिए क्या, दैट। ये सब इन्वर्टेड काम वगैरह हट जाएगा, सैड दैट। अब ये जो इसका सब्जेक्ट होता है इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, सानिया के हिसाब से। तो सानिया को हम खुद क्या लिखेंगे, सी। एम का क्या हो जाएगा, पास्ट, क्योंकि ये सारा चीज़ पास्ट में, वाज मेकिंग टी। इस तरह से हमको इसको चेंज करना है, इसका नरेशन चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। अब हम बात करते हैं 23 नंबर के क्वेश्चन की, द ट्रेन विल अराइव इन 30 मिनट्स। अब हमको इसको क्वेश्चन बनाना है व्हेन। तो सीधे सीधे यहाँ पर व्हेन विल द ट्रेन अराइव। तो व्हेन विल द ट्रेन अराइव, यहाँ पर एक जो फार्मूला होता है क्वेश्चन बनाने का, तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट लिखते हैं, और इसके बाद हम वहाँ पर क्या लिखते हैं, वर्ब। ये तो क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया, व्हेन, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इसी में दी हुई है क्या, विल, तो विल लिख दिए। इसके बाद यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ट्रेन है, तो ये द ट्रेन लिख दिए। इसके बाद यहाँ पर हमको वर्ब लिखना है, वर्ब क्या है इसमें, अराइव, तो ये अराइव कर दिए। यहाँ पर ये आंसर है कि ये 30 मिनट्स में आएगी, ये चीज़ हम नहीं लिखेंगे, केवल क्वेश्चन पूछना है, व्हेन विल द ट्रेन अराइव, उसका आंसर ये हो जाएगा द ट्रेन विल अराइव इन 30 मिनट्स। तो ये चीज़ हमको नहीं लिखना होता है। अब हम देखते हैं 24 नंबर में, अमन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास दिस एग्ज़ाम ईजिली। तो यहाँ पर हमको किसका यूज करना है, सो दैट का। तो ये सबसे सरल तरीका है सो दैट बनाने का। ये वेरी है और यहाँ पर हमको देखना है फुल स्टॉप, दो चीज़ें हमको देखना है। तो जहाँ वेरी लिखा रहेगा उसकी जगह पर हम सो लिख देंगे, जहाँ फुल स्टॉप होगा वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, दैट लिख देंगे, और पूरा सेंटेंस उतार देंगे। इस तरह से हमको इसमें सो दैट का यूज करना है, वेरी के साथ और डॉट के साथ। जिसमें टू होता है उसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उसमें सो दैट सिंपल तरीके से नहीं लगता है, उसमें ही कैन नॉट, सी कैन नॉट ऐसा भी लगता है। तो चलिए अब हम 25 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है, सी डज हर वर्क, और हमको इसको क्या करना है, निगेटिव करना है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो क्रिया है, सहायक क्रिया, वो नहीं दी है। ये डज को सहायक क्रिया नहीं मानना है। इसका मतलब मैं सहायक क्रिया जब न दी हो तो आपको समझ लेना है कि डू के बारे में, डज के बारे में, डिड के बारे में सोचना है। तो ये तो ऑलरेडी जो है क्रिया के साथ ईएस जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो फार्मूला होता है निगेटिव का, उसमें होता है सब्जेक्ट होता है, फिर यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ डज नॉट या डू नॉट। तो यहाँ पर डज नॉट की बात हो रही है, तो यहाँ डज और साथ में क्या हो गया, नॉट, और इसके साथ में होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इसी को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट से तो मतलब नहीं, सब्जेक्ट पहले से लिखा है। अब हमको क्या लगाना है, डज नॉट। ये डज नॉट लगा दिए। अब हमको क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इसमें क्या है, डू है, वहाँ एस एस नहीं लगाएंगे, तो यही डू यहाँ आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर वर्क। तो इसमें भी ध्यान रखना है, इसमें इतना नहीं है कि डज के आगे नॉट लगा के चले आओ, डज के आगे नॉट भी लगाना है, फिर मेन वर्ब लिखना है। डज का मेन वर्ब क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। इस तरह से इसका हमको क्या करना है, निगेटिव बनाना है। इसके बाद 26 नंबर में सी लिव्ड इन द सीपुरी। अब इसमें भी हमको क्या देखना है कि इसमें तो सहायक क्रिया दिख नहीं रही है, तो समझ लेना है कि हमको डू, डज, डिड, इनमें से कुछ लगाना है। तो ये जो है पास्ट टेंस का है, तो इसमें सबसे पहले ये समझ लेना कि पास्ट टेंस का डिड लगेगा। तो जो फार्मूला होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब होता है,
और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ वर्ब होती है, फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और ये क्वेश्चन मार्क, इसको हमको करना है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं दिख रही है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, डिड। अब सब्जेक्ट इसमें दिया ही है, इसको कुछ नहीं करना है, सीव हो गया। और यहाँ पर ये जो वर्ब है, तो वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है, यहाँ पर लिव्ड का क्या हो जाएगा, लिव हो जाएगा, और इंसिवपुरी और क्वेश्चन मार्क लगा देना इस तरह से। तो जब भी यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि जब भी यहाँ पर डिड लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। अब हम इसके 27 नंबर के प्रश्न में पहुँचते हैं। 27वां प्रश्न है, दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, चेंज सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें हमको चेंज करना है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए सीधा है कि यहाँ पर जो ये हैव बीन लगा है, ये प्रेजेंट का लगा हुआ है, तो और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो पहले से है, सिर्फ हमको यहाँ पर हैव की जगह क्या चेंज करना, हैड। बाकी पूरी सेंटेंस को हम ऐसे ही उतार देते हैं। अब हम आ जाते हैं 28वें नंबर के प्रश्न में। तो 28वां प्रश्न देखते हैं, द टाल मैन इज़ अ डॉक्टर, द टाल मैन इज़ टॉकिंग टू माई फादर। अब इसको किससे कनेक्ट करना है, हु से। तो ये द टाल मैन, और जहाँ तक मैन आए इसी के पहले हमको ये समझना है कि यहाँ पर हमको क्या लगाना है, हु लगाना है। ये हु लगा दिए इज के पहले, द टाल मैन हु इज़ टॉकिंग टू माई फादर। अब इसके बाद इधर से सेंटेंस उतारना है, तो जो दोबारा वहाँ लिख चुके हो, द टाल मैन लिख चुके हो, तो इसको नहीं लिखना, इज़ ए डॉक्टर। तो इस तरह से द टाल मैन, यहाँ से लिखेंगे द टाल मैन हु इज़ टॉकिंग टू माई फादर, और फिर इज़ ए डॉक्टर, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना। इस तरह से इसका हु से हमको कनेक्शन करना है। इसके बाद 29 नंबर में देखते हैं, मोना इज़ एब्सेंट टुडे, सी इज़ नॉट वेल। अब हमको यहाँ पर बिकॉज करना है, तो यहाँ पर रीज़न जो होता है बाद में होता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन, मोना इज़ एब्सेंट टुडे, यहाँ फुल स्टॉप हटाओगे और उसकी जगह पर क्या जोड़ देना है, बिकॉज जोड़ देना है। ये बिकॉज जोड़ दिए, बाकी सारी चीज़ों को उसी तरह से उतार देते हैं, इधर का भी उतार दिए, इधर का भी उतार दिए। अब हम 30 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, अनलेस इट रेन्स वी शैल गो टू स्कूल। यहाँ पर इफ का प्रयोग करना है अनलेस के स्थान पर। तो हम जानते हैं यदि अनलेस हटाएंगे तो इफ के साथ क्या लगना चाहिए, नॉट। ये रूल है, इफ प्लस नॉट ही जो होता है वो अनलेस होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर अनलेस तो ठीक है, इस सेंटेंस में कहीं नॉट दिख नहीं रहा, तो हमको नॉट लगाना पड़ेगा। तो अनलेस की जगह हम क्या लिख दिए, इफ लिख दिए। इट की जगह हम यहाँ इट लिख दिए, और जैसे वर्ब आएगा उसी वर्ब के पहले हमको देख लेना है कि ये किस फॉर्म में, सेकंड में, फर्स्ट में। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म में यस में है, तो जब फर्स्ट फॉर्म में हो, यस में हो, तो इसके सामने क्या लगेगा, डज नॉट। और इसके बाद ये रेन्स में यस हट जाएगा, सिर्फ क्या लिखना है, रेन। और बाकी ये सेकंड सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करना है। तो इफ भी लगा और नॉट भी लगा, लेकिन नॉट के साथ क्या लगेगा, डज नॉट लगेगा, क्योंकि यहाँ यस है। तो इफ़ इट डज नॉट रेन, इसमें से यस हटा देंगे। इस तरह से हमको करना है। बस इनकी तैयारी कर लीजिए, इसमें से डू एज डायरेक्टेड 100% जो है एग्ज़ाम में फंसेंगे, एग्ज़ाम में आने वाले ही क्वेश्चन होते हैं। थैंक यू।